हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन से जो है शुरुआत करेंगे। लास्ट टाइम पर जो मैंने आप लोगों को एक लास्ट आर्टिकल एक्सप्लेन किया था, कोफिशिएंट ऑफ टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है करेंगे, जिससे आप लोगों को प्रॉपर जो है प्रैक्टिस हो जाए। चलो सब लोग फटाफट सब लोग लाइव हो जाओ तेजी के साथ। जो है जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं ऐड हुए हैं जल्दी से आ जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ x to the power 6 into y to the power -2 in binomial x square upon y minus y upon x to the whole power 12। ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये हमारा बच्चों बाइनोमियल है। तो जैसा कि मैंने लास्ट टर्म पर आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग इसका जो है जनरल टर्म जो है फाइंड आउट करेंगे। बाइनोमियल में हमारा जो जनरल टर्म है वो TR+1। TR+1 हमारा जो है जनरल टर्म होगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 12CR इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई टू द होल पावर 12 माइनस आर इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स टू द होल पावर आर। अब हम लोगों ने x एंड y पर फाइनल डिग्री कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो x पे जो फाइनल डिग्री बनेगा 24 माइनस 2r, और ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये x टू द पावर -1 होगा। उस पर पावर r है तो ये x टू द पावर -r, तो एक -r और आ जाएगा x की पावर में, इनटू y टू दी पावर। अब यहां पर ये y डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो y पे पावर बनेगा r -12, और ये एक y टू दी पावर r यहां पर और है तो प्लस r, और ये जो माइनस साइन है इसके लिए -1 टू दी पावर r आप एक्स्ट्रा और अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो फाइनल जनरल टर्म बन रहा है x टू द पावर 24 माइनस 3r और y टू द पावर 2r माइनस 12। ये बच्चों जो है फाइनल जो पावर है x एंड y पर वो निकल करके आता है। अब हम लोगों को x टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर -2 इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो यहां पर जो x एंड y पे जो पावर्स हैं उनको इन x एंड y पे जो पावर है उनके साथ कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो कंपेयर करने पर जो है फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर -2 24 माइनस 3r इक्वल टू 6 एंड 2r -12 इक्वल टू -2, ठीक। अब इन दो में से किसी एक से r का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट वाले से फाइंड आउट करते हैं। तो ये 6 जब इधर शिफ्ट करोगे
तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 3r मीन्स r इक्वल टू 6। ये बच्चों निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लोगों को क्लियर कट दिख जाए। ये है, ये जो r इक्वल टू 6 आया है, ठीक है। यहां पर r का वैल्यू, ये जो r का वैल्यू है वो आप यहां पर रिप्लेस करेंगे। तो जब ये r इक्वल टू 6 आप यहां पे रखो तो देखो -2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब हम यहां r इक्वल टू 6 रखेंगे तो 12 माइनस 12 ये 0 आ गया, जो कि -2 के इक्वल नहीं है। तो इफ r इक्वल टू 6 LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इस डिग्री का टर्म यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले जनरल टर्म में जो x एंड y पे पावर आ रही हैं, x एंड y की उन पावर्स को मैंने जो हमको कॉफिशिएंट चाहिए उस पे उसके साथ हमने इक्वेट करना है, ठीक है। तो x पे पावर है 6, y पे पावर है -2। तो यहां पर दो इक्वेशन बनेंगी, ये जो 6 वाला है वो इसके इक्वल कर दो, -2 जो है वो इसके इक्वल कर दो, ठीक है। यही दो इक्वेशंस आपकी बन रही हैं, एक ये इक्वेशन बन रहा है, एक ये इक्वेशन बन रहा है, दोनों ही r पे डिपेंडेंट हैं। अब इन दोनों में से किसी एक से r का वैल्यू निकाल लो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से r का वैल्यू निकाला, वो 6 निकल करके आया। अब ये जो r का वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर गया तो इस डिग्री का टर्म पॉसिबल होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इस डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो r इक्वल टू 6 हमने जब सेकंड इक्वेशन में रखा तो सेकंड इक्वेशन में LHS और RHS इक्वल नहीं होने के कारण इस डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होगा। और मैंने आप लोगों को लास्ट टर्म पे बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट बच्चों क्या होगा, 0। तो यहां पर जो फाइनल आंसर है हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इंटू y टू द पावर -2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करना चाहेंगे। कभी कभी बाइनोमियल के साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी वो मिक्स कर देता है, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग जो है बच्चों और कर लेते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, ठीक है। तो ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया, मैंने आप लोगों से कहा था कि बाइनोमियल का असाइनमेंट आप लोगों को क्लास में पहले दिया जा चुका है, तो उसको भी आप लोग अपने साथ रखेंगे। एक कॉपी, एक पेन, ये आपको अपने साथ रखना है, और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मेरे साथ साथ आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। केवल आपको जो है चीज़ों को देखते नहीं रहना है, कॉन्सेप्ट आप देखें समझें, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, तो ये जो अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया था, ये क्वेश्चन नंबर 35 था आपके असाइनमेंट का। अब मैं आपके ही असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। आपकी सीट का ही क्वेश्चन है, असाइनमेंट आप लोगों के पास है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं बोर्ड पर भी लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन expansion of 1 plus x square to the whole power 40 into x square plus 2 plus 1 upon x square to the whole power -5, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन है और आपकी सीट का क्वेश्चन है। मेरे सामने कमेंट बॉक्स भी है और मैं कुछ सेकंड आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है 20C10, और ऑप्शन बॉक्स में आप ऑप्शन लिख के भेज सकते हैं अपने नाम के साथ। मैं देखूंगा कि किस स्टूडेंट का जो है करेक्ट आंसर है। ये 4 ऑप्शन है, 20C10, 30C25, सी ऑप्शन 1, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन के। तो तेजी के साथ सब लोग जो है, थोड़ा कुछ सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग तेजी के साथ कोशिश करें, ठीक है। x टू द पावर 20 का कोफिशिएंट आप लोगों को फाइंड आउट करना है।
कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है अपना ऑप्शन नाम के साथ लिख करके भेज सकते हैं। यस, वेरी गुड, कम ऑन माय आर्मी, यस यू कैन डू इट। अभी तक मेरे पास किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया है। चलो अच्छा, देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 40, ये एक ऑप्शन मेरे पास आया है। विकास राजपूत ने ए ऑप्शन लिख करके भेजा है, ए ऑप्शन विकास राजपूत ने भेजा है, वेरी गुड, ठीक है। बाकी जिन लोगों से नहीं सॉल्व हुआ है, यस यहां पर कंसंट्रेट करें। x प्लस 1/x टू द होल पावर 2, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप देख रहे होगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म यहां पर बन रहा है। तो इसलिए जो सेकेंड टर्म है उसको हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उस पर टोटल पावर -5 है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 40, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 और ये -5, ये आपका क्या हो जाएगा -10, ठीक है। और इधर अंदर भी आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, ये -10 हो गया। अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये तो इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये जो अपॉन में x टू द पावर -10 है बच्चों, ये ऊपर शिफ्ट होकर के x टू द पावर 10 बन जाएगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 40 माइनस का 10, ये फाइनल पावर आपका बचेगा 30, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग p ले रहे हैं तो p हमारा है x टू द पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 30, ठीक। हमको x टू द पावर 20 का कॉफिशिएंट निकालना है। अच्छा, x टू द पावर 10 आपको बाहर क्लियर कट दिख ही रहा है, x टू द पावर 10 आपको क्लियर कट बाहर दिख ही रहा है। तो ये जो पोर्शन है इसका जब हम x टू द पावर 10 बच्चों फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, x टू द पावर 10, ठीक है। तो x टू द पावर 10 इसका और ये बाहर x टू द पावर 10 दोनों मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर 20 का कॉफिशिएंट बना देंगे। क्योंकि अगर इस बाइनोमियल का हमने अगर x टू द पावर 20 निकाला तो बाहर x टू द पावर 10 मल्टीप्लाई होकर फिर फाइनल वो x टू द पावर 30 का कॉफिशिएंट दे देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि x टू द पावर 10 ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लाई है और वो इस बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए बाइनोमियल से आपको x टू द पावर 10 का कॉफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो coefficient of x to the power 20 in p equal to coefficient of x to the power 10 in binomial 1 plus x square to the whole power 30। तो बाइनोमियल से आपको x to the power 10 का जो कॉफिशिएंट है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से जो है बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इस बाइनोमियल पर आप आ जाएं। बाइनोमियल हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जनरल टर्म हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 30CR, 1 पे पावर से आपको मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर टू द होल पावर r, जो कि आपका हो जाएगा 30CR x टू द पावर 2r, 30CR x टू द पावर 2r। अब ये जो x पे पावर है 2r, इसको ये जो x पे पावर 10 है, ठीक है ना, इससे आपको इक्वल कर देना है। तो r का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 5, r का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक। तो इस चीज को आपको अच्छे से जो है ध्यान रखना है। तो r का जो फाइनल वैल्यू बच्चों निकल करके हमारा आ रहा है वो वैल्यू है 5,
ठीक, अब ये r का वैल्यू जो है आपको यहां पर रख देना है, तो जो 30CR है वो आपका आ जाएगा 30C5। अब बाइनोमियल में एक रिजल्ट होता है जो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको पास्कल्स मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, NCR इक्वल टू NC(n-r)। तो अगर हम लोग यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो 30C5 इक्वल टू 30C25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे आपका आंसर आया 30C5, ठीक है ना, अब ऑप्शन में क्या करेगा, वो 30C5 नहीं देगा, 30C25 देगा, और होगा क्या कि आपको 30C5 इक्वल टू 30C25 भी होता है, अगर ये नहीं पता है तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांस बनते हैं। ठीक है, इसलिए इस फार्मूले को बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखो, NCR इक्वल टू NC(n-r)। तो इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो 30C5 है वो 30C25 के इक्वल होगा, और ये पहले ही लगा दिया करो, उसके बाद ऑप्शन देखा करो। अगर 30C5 नहीं तो 30C25 मींस हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है बच्चों वो यहां पर सही होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है प्रोसेस था इस क्वेश्चन का, एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। हमको जो सीरीज एक्सपेंशन दिया था इसमें x⁻20 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था। सबसे पहले ये जो सेकंड फैक्टर हमारा था x² + 2 + 1/x², उसको मैंने x + 1/x का होल स्क्वायर लिखा, डिग्री बाहर -5 है, टोटल पावर -10 हो गया। फिर अंदर हमने इसमें एलसीएम लिया तो ये x² + 1/x बना, 1 + x² इसके साथ एडजस्ट होकर पावर 30 बनाएगा, और ये जो x⁻10 है ऊपर जाके x⁻10 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो p है वो x⁻10 × 1 + x² टू द होल पावर 30 बनता है। तो अगर हमको इस p का x⁻20 चाहिए तो इस बाइनोमियल का हम x⁻10 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बाहर ऑलरेडी x⁻10 हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इस बाइनोमियल का 1 + x² टू द होल पावर 30 का हमको x⁻10 का कोफिशिएंट जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने इस बाइनोमियल का जनरल टर्म लिखा 30CR x² टू द होल पावर r, तो x पे नेट पावर 2r बना, 2r = 10, r = 5 आया। ठीक है, तो 30C5 पहले आंसर आया, फिर NCR बराबर NC(n-r) को मैंने यूज किया, तो उससे 30C25 हमारा जो है वो फाइनल आंसर जो है बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट की ओर चलेंगे, x⁻r का कोफिशिएंट किसी बाइनोमियल में कैसे निकालोगे या मिक्स्ड बाइनोमियल में कैसे निकालोगे वो हम लोगों ने अच्छे से देखा। अब हम लोग जो हमारा सेकेंड आर्टिकल था, मेथड टू फाइंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो नंबर 2, मेथड टू फाइंड कांस्टेंट टर्म, और टर्म independent from x। टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, ये हम लोगों को अब जो है यहां पर फाइंड आउट करना है। ये है बच्चों हमारा आर्टिकल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कांस्टेंट टर्म, किसी बाइनोमियल में कांस्टेंट टर्म हमेशा एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पर अब हम लोगों को डिस्कशन करना है। कांस्टेंट टर्म का सीधा सीधा मतलब है कि जो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं वो उस टर्म में ना हो।
तो कैसे उसको फाइंड आउट किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए सीधा सा फंडा है कि जो भी वेरिएबल्स पे पावर हैं, भाई किसी भी वेरिएबल पे अगर डिग्री जीरो है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो x पे या अगर एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो उन पे जो नेट पावर है वो हम लोगों को 0 कर देना होगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड कांस्टेंट टर्म into the binomial x plus 1 by x to the whole power 20। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपको कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r निकालना हो या कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करने हो, तो फर्स्ट वी विल फाइंड जनरल टर्म। तो फर्स्ट फाइंड जनरल टर्म। तो सबसे पहले हम लोगों को जनरल टर्म निकाल लेना है इस बाइनोमियल का। तो ये हमारा बाइनोमियल है x प्लस 1 बाई एक्स टू द होल पावर 20। तो इसका जनरल टर्म बनेगा 20CR x टू द पावर 20 माइनस r इंटू 1 बाई एक्स टू द होल पावर r। तो x पे नेट पावर अब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो 20 माइनस आर और ये x जब ऊपर आएगा तो x टू द पावर माइनस आर, फाइनल 20 माइनस 2r हो गया। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म के लिए आपको क्या करना होगा, x पे ये जो नेट पावर आया है, भाई एक ही वेरिएबल x है यहां, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होते तो उन पे भी जो नेट पावर बनता उसको हम लोग 0 करते। फिलहाल अभी यहां पर जो x पे नेट पावर है वो है 20 माइनस 2r। ठीक, तो फॉर कांस्टेंट टर्म 20 माइनस 2r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू आपका बच्चों आ गया 10। r इक्वल टू 10 आ गया बच्चों, वेरी गुड। और r का ये वैल्यू आपको यहां पर रख देना है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 20C10। क्या बनेगा, 20C10। ठीक है, और टर्म कौन सा होगा, टर्म होगा 11, क्योंकि जो भी r का वैल्यू आता है टर्म उसके रिस्पेक्ट में एक बढ़ जाता है। ये मैंने लास्ट टर्म पर आप लोगों को बताया था कि r अगर 10 है तो टर्म 11 होगा। ठीक है, तो r के रिस्पेक्ट में टर्म हमेशा एक इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कौन सा होगा, 11th टर्म। 11th टर्म विल बी कांस्टेंट टर्म। जो हमारा 11th टर्म है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होगा कांस्टेंट टर्म की, वो वैल्यू होगी 20C10। 20C10 इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी। ठीक है, जो 11th टर्म है उसका जो वैल्यू है वो 20C10 होगा। यहां पर r का वैल्यू मैंने रख दिया है, और ये तो चूंकि इस पे पावर 0 हो गया है तो x टू द पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली यही आपका बचेगा 20C10। ठीक है बच्चों, अच्छे से क्लियर हुआ।
ओवरऑल जब भी आपको कांस्टेंट टर्म निकालना हो या टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स निकालना हो, टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स भी अगर निकालना हो तो वही सेम मेथड है, ठीक है ना भाई। टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स मतलब क्या, एक्स पे जो पावर है उसको आप जीरो कर दीजिए, तब तो वो एक्स से स्वतंत्र होगा, क्योंकि अगर एक्स पे पावर जीरो ना हो करके और कोई भी पावर होगा तो फिर एक्स गायब नहीं होगा, फिर वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो जब भी आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना हुआ करे तो जो भी वेरिएबल्स पे पावर है उनको जीरो कर देना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, कम ऑन माय फ्यूचर इंजीनियर्स। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है अब हम लोग बच्चों करेंगे। आपकी सीट का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि लाइव क्लास में केवल आपको जो है बेड पर लेटे लेटे जो है मेरा लेक्चर नहीं सुनना है, लाइव क्लास में आपको एक्टिव होकर के टेबल पे बैठना है, ठीक है ना, और एक कॉपी एक पेन और साथ में बायनोमियल का असाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपके असाइनमेंट के ही कराऊंगा। तो असाइनमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप भी उन क्वेश्चंस को देख सकें, समझ सकें। हालांकि ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, क्योंकि आपकी आज ये सेकेंड लाइव क्लास है। जब आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर मैं केवल असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 बोलूंगा, ठीक है। इसलिए जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो कोचिंग पे आ करके उसको कलेक्ट कर ले, या मैं पीडीएफ में भी डाउनलोड करा दूंगा आप लोगों की ओमेगा ऐप पर, तो वहां से भी आप लोग जो है क्वेश्चंस जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर जो है हम लोग आते हैं। यस, कम ऑन। यस, इन द एक्सपेंशन ऑफ x cube minus 1 upon x square to the whole power 15, the constant term is, ए ऑप्शन है जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 15C6। यस, कम ऑन माय आर्मी, आप लोग तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है इस बार। सी ऑप्शन है -15C6 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है, वो तो सभी लोग जानते ही हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है x क्यूब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 15, ये हमारा बाइनोमियल है और इसमें कांस्टेंट टर्म तुम लोगों को जो है फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन है 15C6, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है -15C6 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। कुछ सेकंड में तुम लोगों को दे रहा हूं, तेजी से आप लोग जो है कोशिश करें। वेरी गुड, कम ऑन। ABCD ऑप्शंस जो हैं वो आपके आंखों के सामने हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब भी आपको कांस्टेंट टर्म निकालना होगा तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म TR+1 जो है तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। यस, वेरी गुड, यस, कम ऑन माय आर्मी। तो ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। तो बाइनोमियल हमारा है x क्यूब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 15। तो सबसे पहले आपको क्या बच्चों निकालना है, इसका जनरल टर्म TR+1। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है कि जनरल टर्म का काफ़ी यूज़ होता है बाइनोमियल में, और वो तुम लोग खुद भी देख रहे होगे। अभी लास्ट टर्म पे जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r निकाल रहे थे या टर्म फाइंड आउट करने थे, आज हम लोग कांस्टेंट टर्म निकाल रहे हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं जनरल टर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने जनरल टर्म फाइंड आउट कर लेना है। 15CR एक्स क्यूब टू द होल पावर 15 माइनस आर इंटू -1/x² टू द होल पावर आर। आई थिंक इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी टू फाइंड फाइनल डिग्री ऑन एक्स। ठीक, अब हमारा जो अगला टारगेट है वो एक्स पे नेट पावर कितना होगा। ये -1 टू द पावर आर को मैंने अलग कर लिया है, और अब एक्स पे नेट पावर हम लोग देखना चाहेंगे। तो 45 माइनस 3r, और ये जो अपॉन वाला x² है इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो x टू द पावर -2 हो जाएगा, और x टू द पावर -2 टू द होल पावर r, दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर -2r। तो इसी में एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारा जो फाइनल x पे पावर बन रहा है वो बन रहा है 45 माइनस 3r, और ये जो 45 माइनस 3r है बच्चों, चूंकि हमको कांस्टेंट टर्म चाहिए, चूंकि हमको कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो ये जो 45 माइनस 3r है इसको आप जीरो कर दो। जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है किसी बाइनोमियल में, उस वेरिएबल पे जो नेट पावर है वो जीरो करना होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो r का वैल्यू है वो कितना निकल करके आता है बच्चों, 15। तो ये r का वैल्यू जो है 15 आ रहा है। और अगर इसका वैल्यू आप लोगों को चाहिए, ठीक है, तो यहां पर जो है आपको ये वैल्यू जो है यहां पर रखना होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार चीज़ों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, हमारा जो बाइनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 1/x² टू द होल पावर 15 था। हमने सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकाला। जनरल टर्म आपका आ गया 15CR एक्स क्यूब टू द होल पावर 15 माइनस आर इंटू -1/x² टू द होल पावर आर। ठीक है, तो एक्स पे जो नेट पावर जो कलेक्ट होकर के आ रहा है वो बच्चों कलेक्ट होकर के आ रहा है 45 माइनस 3r। ठीक है, 45 माइनस 3r। यहां पे जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका 1 है। ठीक है ना, नन ऑफ दीज नहीं है, लास्ट ऑप्शन आपका 1 है। वो असाइनमेंट में आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। ठीक है, खैर, तो 45 माइनस 3r को हमने जीरो कर देना है, तो r का वैल्यू 15 निकल करके आ गया, और ये वैल्यू अब हम लोगों को यहां पे रखना है। ठीक है, ये वैल्यू जो है अब आपको यहां पर रखना है। तो जो r पे नेट पावर हमारा कलेक्ट होकर के आया है वो वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो 15c 15 और -1 टू द पावर 15। तो हमारा जो फाइनल आंसर बच्चों निकल करके आ रहा है वो फाइनल आंसर आपका निकल करके आ रहा है -1। ठीक है, जो फाइनल आंसर हमारा फाइंड आउट होगा वो होगा -1। तो किस तरीके से आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है, ये लास्ट ऑप्शन में आप करेक्शन कर लीजिए। ये -1 हमारा जो है लास्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमारा जो है यहाँ पर निकल करके आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक कांस्टेंट टर्म का क्वेश्चन हम लोग जो है और करेंगे। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of 1 minus x whole square into x plus 1 by x to the whole power 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका है इसका। द टर्म independent of x in the
एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द होल पावर 10, ये एक्सपेंशन हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमारे जो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 10C 11C 5, बी ऑप्शन है 10C 5, सी ऑप्शन है 10C 4 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये हमारे 4 ऑप्शन ABCD आपको दिए हुए हैं। तो मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी बच्चों सॉल्व करना है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या कांस्टेंट टर्म बोथ दे आर सेम। आपको बाइनोमियल को ओपन करना है, एक्स पे जो नेट पावर आए उनको जीरो करना है। तो यहां पर अब मैं अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूं। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको p के इक्वल आपको ले लेना है। इसको भी फुल्ली ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये आपका बायनोमियल है। x प्लस 1 बाई एक्स टू द होल पावर 10। तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये बाहर भी ये क्वांटिटी ये आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर हमको p का कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 चाहिए, भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। ठीक है, तो इस बाइनोमियल का जनरल टर्म हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो बाहर आपको ये क्वांटिटी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर भी इस बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x भी इस बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 भी इस बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये जो x प्लस 1 बाई एक्स है टू द होल पावर 10, इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, TR प्लस 1। तो यह आ जाएगा 10CR x टू द पावर 10 माइनस r इंटू 1 बाई एक्स टू द होल पावर r। तो फाइनल जो ये जनरल टर्म आया 10CR x टू द पावर 10 माइनस 2r। ये x पे हमारा जो है नेट पावर कलेक्ट हो गया। अब x पे जो नेट पावर कलेक्ट हुआ वो कलेक्ट हुआ 10 माइनस 2r। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस ये जो p है इसका हमको कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक्स स्क्वायर भी इस बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x भी मल्टीप्लाई होगा, 1 भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो इस बाइनोमियल के किस
टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो, चूंकि इसके पास ऑलरेडी पावर 2 है। अब अगर इसके पास ऑलरेडी पावर 2 है तो बाइनोमियल का हमको x टू द पावर -2 चाहिए होगा, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन p इक्वल टू, तो भाई जब ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वो इस बाइनोमियल के x टू द पावर -2, क्योंकि 2 - 2 तब 0 बनेगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2, इस बाइनोमियल को अगर आप q मान लो तो ऑफ q। फिर अब -2 इंटू, तो -2 इंटू, चूंकि इसके पास x है तो यानी q का हमको x टू द पावर -1 चाहिए। कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1 ऑफ q प्लस 1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ, चूंकि 1 में तो x है नहीं तो इसका पूरा पूरा 0 चल जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 ऑफ q। ये बच्चों बन करके आया फाइनल। क्योंकि एक्स स्क्वायर भी इस बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2x भी मल्टीप्लाई होगा, 1 भी इस बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये स्टेप आई थिंक सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो अब ये कॉफिशिएंट हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं। तो पहले 10 -2r इक्वल टू -2, तो r इक्वल टू आपका आ गया 6, r इक्वल टू आ गया 6। इसी तरह से एंड, अब इसका भी निकालना है। 10 - 2r इक्वल टू -1, तो r इक्वल टू 11/2। नॉन इंटीजर है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड 10 - 2r बराबर 0, ये वाला चाहिए, तो इससे r बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो जो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन p होगा, तो इसके लिए r का वैल्यू आया है 6, यहां पे 0 हो जाएगा, और इसके लिए जो है आपका r का वैल्यू आया है 5, ठीक है। तो फाइनल अब हम लोग आंसर लिखना चाहेंगे। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन p है वो इक्वल होगा कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2, ठीक है ना। तो ये देखो बच्चों, ये आपका है 10cr है, तो पहले वाले में r का वैल्यू 6, तो 10c6, फिर -2 इंटू 0 प्लस थर्ड वाले में r का वैल्यू आया है 5, तो यहां पे r का वैल्यू 5 रख दीजिए, तो ये हो गया 10c5। तो चूंकि सेकंड वाला तो आपका 0 ही हो गया, ठीक है। ये आपका बना 10c6 प्लस 10c5, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका 11c6। इसके जो है आपका इक्वल हो जाएगा, और 11c6 का वैल्यू 11c5 के भी इक्वल होगा, ठीक। यहाँ पे दो फार्मूले बच्चों लगे हैं। एक फार्मूला होता है, ये सब आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, NCR प्लस NCR -1, ये इक्वल टू होता है n+1 CR। NCR प्लस NCR -1 इक्वल टू n+1 CR। तो वही देखो यहाँ पे 10c6 10c5, ठीक है। तो n में एक का इंक्रीज हो गया, 10 है तो ये 11 हो गया, और r में जो बड़ा होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ r है, यहाँ r-1 है तो r आ गया, ठीक है। इसको पास्कल ट्रायंगल फार्मूला बोलते हैं। ये फार्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये 11c6 बना, ठीक है। फिर 11c6 इक्वल टू 11c5 भी होता है, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला मैंने पहले भी आपको कहा था, NCR
इक्वल टू NC n-r। ये दो फॉर्मूले आपको फिलहाल अभी याद रखने हैं, ठीक है। तो 11C6 या 11C5 इन दो में से एक ऑप्शन आपका जरूर मैच कर रहा होगा। तो ए ऑप्शन जो है 11C5 वो बच्चों यहां पर जो है आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। 11C5 अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो उसमें मान लो अगर 11C6 और 11C5 दोनों दिए हुए हैं तो दोनों टिक कर देना, ओनली वन में इनमें से कोई एक दिया रहेगा उसको टिक कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको कांस्टेंट टर्म निकालना है। फिर से एक बार मैं कांस्टेंट टर्म के बारे में बता दे रहा हूं कि जो भी वेरिएबल टर्म में इन्वॉल्व हो उन पे जो नेट पावर है उनको जीरो कर देना, आपको कांस्टेंट टर्म और उसका वैल्यू आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक कांस्टेंट टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से बच्चों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और उसमें अब हम लोग मिडिल टर्म, मध्य पद, वो हम लोग बच्चों जो है फाइंड आउट करेंगे। तो नोट करते हैं, मिडिल टर्म। तो जो मिडिल टर्म है हिंदी में इसको मध्य पद बोलते हैं। तो मोटा मोटा जो अब जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग जो मिडिल का मीनिंग होता है कि बीच में स्थित होना, तो वही चीज यहां भी है। जैसे किसी बाइनोमियल में n टर्म है तो उस बाइनोमियल का मिड वाला टर्म कौन सा होगा, बीच वाला पद कौन सा होगा, वो हम लोगों को बताना होता है। अब जैसे किसी बाइनोमियल में अगर 5 टर्म है तो आपके लिए मिडिल टर्म बताना बहुत आसान है। आपने स्टार्टिंग से 2 निकाले, लास्ट से 2 निकाले, जो थर्ड टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर किसी बाइनोमियल में 6 टर्म है तो मिडिल टर्म बताने में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि अगर बिल्कुल मिड में जाओगे तो 3.6, लेकिन अब 3.5 टर्म तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसके आसपास वाले दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 3.5 के लेफ्ट में 3 है, राइट में 4 है, तो दोनों सेलेक्ट कर लोगे। तो उस केस में फिर 2 मिडिल टर्म हो जाते हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। सपोज हमारा बाइनोमियल है x प्लस वाई टू द होल पावर n। ये हमारा बाइनोमियल है। तो मिडिल टर्म डिपेंड करेगा कि n हमारा इवन है या ऑड है। तो अलग अलग केस हम लोग जो है बना लेते हैं। C1 मीन्स केस 1, इफ n is even। n हमारा इवन है, तो n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि डिग्री ऑफ बाइनोमियल अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म n+1 होते हैं। तो यहां पर डिग्री ऑफ बाइनोमियल हमारा n है, नंबर ऑफ टर्म n+1, मतलब ऑड होगा चूंकि n इवन है। तो इन दिस केस
total number of term will be odd, so one middle term exists here which will be Tn/2 + 1। ये हमारा मध्य पद होगा। इसको आपने अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लेना है। तो डिग्री अगर इवन है तो ये हमारा मिडिल टर्म होगा। जैसे n = अगर हम 6 ले लेते हैं तो आपके पास 7 मिडिल टर्म होंगे। T1, T2, T3, चूंकि n 6 है, नंबर ऑफ टर्म एक इंक्रीज कर जाता है। अब अगर इसमें मिड में निकालें तो देखो 3 ये मैंने निकाल दिए बच्चों, 3 ये निकाल दिए, तो देखो T4 मिडिल टर्म हो रहा है कि नहीं। अभी मैंने फॉर्मूला वगैरह को कुछ नहीं यूज किया है, लेकिन अब अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो जरा उससे भी निकाल, अभी तो हम लोगों ने इसे प्रैक्टिकली निकाला था, अब जरा फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों T4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई अभी चूंकि n वैल्यू मैंने 6 लिया है, जब बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी तो आप फार्मूले से निकाल लेना। तो जो फोर्थ टर्म है वो हमारा यहां पर मिडिल टर्म होगा। जो फोर्थ टर्म है वो हमारा यहां पर मिडिल टर्म होगा। अब अगर डिग्री ऑड है तो सेकेंड केस पर भी हम लोग आ जाते हैं। C2 मीन्स सेकेंड केस, इफ n इज ऑड। तो n अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म चूंकि n + 1 होते हैं तो ऑड + 1 करोगे इवन आ जाएगा। तो यहां मामला फंसेगा क्योंकि अब जो नंबर ऑफ टर्म है वो इवन हो गए। तो उसमें लिखें इन दिस केस टोटल number of term will be even, so there will be 2 middle term. So there will be 2 middle term which will be T n + 1/2 and T n + 3/2। अब इस सिचुएशन में आपके पास 2 मिडिल टर्म होंगे। जब डिग्री n हमारा इवन था तो ये एक ही मिडिल टर्म था। भाई अब मिडिल टर्म पे 10-12 थोड़ी होंगे, मिडिल टर्म एक बहुत ज्यादा 2, नहीं तो फिर मिड के होने का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो उसमें n/2 + 1, देखो उन दोनों में अंतर है, उसमें n + 1 देन अपॉन बाई 2, Tn + 3/2। अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लें, n = 5, तो ये हमारा ऑड है। डिग्री n अगर 5 है
तो नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे। T1, T2, T3, T4, T5, T6। ये 6 टर्म बच्चों निकल करके आ रहे हैं n = 5 पर। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, अब इसमें मिडिल टर्म को लेकर के थोड़ी लड़ाई होगी। जैसे 2 ये निकाले, 2 ये निकाले, तो अब ये 2 बीच में बच रहे हैं। अगर बिल्कुल मिड में जाओगे तो 3.5 आता है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.5, 2.5, 3.5 टर्म ये संभव नहीं है। टर्म हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम उसके अगल बगल वाले दोनों सेलेक्ट कर लेंगे 3.5 के, T3 एंड T4। ये हमारे मिडिल टर्म होंगे। अब इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम लोग जो है यूज करते हैं। तो T, आप देखिए n आपका 5 है, ये n = 5 मैं यहां रख रहा हूं, तो 5 + 1/2 और 5 + 3/2, तो 5 + 1 6, 6/2 3। तो आपका T3 एंड T4, ये दो मिडिल टर्म हमारे यहां पर बनते हैं n = 5 एग्जाम्पल लेने पर। जब बाइनोमियल पे डिग्री 5 होगा तो ये 2 मिडिल टर्म होंगे। तो मोटा मोटा आपको ये आज के बाद ध्यान रखना है बच्चों कि अगर बाइनोमियल का डिग्री इवन है, अगर बाइनोमियल पे डिग्री इवन है तो केवल एक मिडिल टर्म होगा। अगर बाइनोमियल पे डिग्री ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होंगे। अगर बाइनोमियल पे डिग्री ऑड है तो आपके ये 2 मिडिल टर्म होंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अपने माइंड में अच्छे से फीड कर लेना है। अब इस पे जरा कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो एक छोटा सा एग्जांपल अब मैं लेना चाहूंगा। लिखें क्वेश्चन, फाइंड मिडिल टर्म and its value into the binomial x + 2y to the whole power 50. Yes, come on my army, you can do it. Very good. कमेंट बॉक्स में आप लोग तेजी से आंसर दीजिए। तो हमको इस बाइनोमियल का मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो n का वैल्यू यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो कि 50 है, ये डिग्री ऑफ बाइनोमियल है। n का वैल्यू हमारा यहां पर 50 है, इवन है। बाइनोमियल पे डिग्री इवन है। अगर बाइनोमियल पे डिग्री इवन है तो Tn/2 + 1 केवल एक मिडिल टर्म होगा।
तो t 50/2 + 1। आई थिंक सब लोगों ने अपना आंसर जो है वो मैच कर लिया होगा। T26 ये हमारा जो है मिडिल टर्म यहां पर निकल करके आता है, ये हमारा मिडिल टर्म होगा। अब इसका वैल्यू तो T26 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इस बायनोमियल में। तो 50C 25, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि टर्म के रिस्पेक्ट में r का वैल्यू एक कम हो जाएगा। x टू द पावर 25 इंटू 2y टू द होल पावर 25। तो 50C 25 2 टू द पावर 25 x टू द पावर 25 इंटू y टू द पावर 25। तो ये जो है इसका वैल्यू है। और अगर इसका कॉफिशिएंट पूछता है वो कि कॉफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म बताओ, तो कॉफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म तुम्हारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा 50C 25 इंटू 2 टू द पावर 25। ठीक है। सो आई थिंक मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करना है इसका फंडा तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन लोग और कर लेते हैं। फाइंड coefficient of middle term in x square minus 3/x to the whole power 25। तो ये बच्चों हमारा बाइनोमियल है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म in 2x square minus 3/x to the whole power 25। तो अब हम लोगों को इसमें मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। तो कुछ सेकंड में तुम लोगों को देना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से चीजों को समझ लें, देख लें। उसको अच्छे से चेक कर लें। कुछ स्टूडेंट ने अच्छे आंसर्स दिए थे लास्ट क्वेश्चन के, वो कमेंट सेक्शन में मुझको दिख रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसी तरह से सभी लोग लगातार कोशिश करो। अच्छा लग रहा है तुम लोग आंसर कर रहे हो। मैं यही जुनून, यही जज्बा चाहता हूं तुम लोगों के अंदर। केवल बेड पे लेट करके केवल मेरा वीडियो मत सुनो। अगर मैं लाइव हूं तो तुमको भी एक्टिव रहना है और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन के भी आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि ये जो बाइनोमियल दिया हुआ है इसमें n का वैल्यू 25 है जो कि ऑड है। तो बच्चों आपको पता है कि जब n ऑड होता है तो उस सिचुएशन में दो मिडिल टर्म होंगे, tn + 1/2 एंड tn + 3/2। तो 25 + 1/2 और 25 + 3/2। तो T13 एंड T14।
भाई 25 प्लस 1 26/2 T13 निकल करके आता है और T14 निकल करके हमारा आता है। तो ये दो मिडिल टर्म है यहां पर। अब इनका कॉफिशिएंट, तो इस बाइनोमियल का T13 एंड T14 ये जब टर्म आप फाइंड आउट करोगे तो उनके कॉफिशिएंट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये जो दो टर्म जो मिडिल टर्म है इनके कॉफिशिएंट इस बाइनोमियल का T13 T14 निकाल करके सब लोग उसके कॉफिशिएंट फाइंड आउट कर लोगे। टर्म मैंने निकाल दिया है, इनके कॉफिशिएंट T13 T14 निकाल करके आप लोग इजीली जो है फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक कांस्टेंट टर्म का फंडा अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर डिग्री इवन है तो केवल एक मिडिल टर्म होगा Tn/2 + 1, और अगर डिग्री ऑड है सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म, दैट विल बी Tn + 1/2 एंड Tn + 3/2। ये दो मिडिल टर्म हमारे निकल करके आएंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को भी हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है रैशनल एंड इरैशनल टर्म कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, किसी बाइनोमियल में तो मेथड टू फाइंड रैशनल एंड इरैशनल टर्म्स। तो किसी बाइनोमियल में परिमेय या अपरिमेय पद हम लोग जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका कॉन्सेप्ट अब तुम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू ही चीजों को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं। फाइंड रैशनल टर्म इन बाइनोमियल। ध्यान से देखना, इस एक क्वेश्चन से ही आपको सारे फंडे बच्चों क्लियर हो जाएंगे। 2 to the power 1/3 + 3 to the power 1/5 to the whole power, चलो 30 ले लेते हैं। ओके, ठीक, तो ये हमारा बाइनोमियल है 2 to the power 1/3 + 3 to the power 1/5 to the whole power 30। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, जनरल टर्म। तो फर्स्ट फाइंड जनरल टर्म। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस बाइनोमियल का व्यापक पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो TR + 1 क्या होगा हमारा 30CR इंटू 2 to the power 1/3 to the whole power 30 - R इंटू 3 to the power 1/5 to the whole power R। अब फाइनल पावर हम लोग इस पर कलेक्ट कर लेते हैं, तो 30CR। एक क्वेश्चन अच्छे से सबको समझना है, उसी से पूरा फंडा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों हमारा बन रहा है 30CR 2 to the power 30 - R/3 इंटू 3 to the power R/5। ओके, तो अब हमको चूंकि रैशनल टर्म चाहिए, अब ध्यान से सुनना, यहां तक तो ठीक है, जनरल टर्म तो सब निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद की जो कहानी है वही हमारे लिए मेन है। 2 पे पावर है 30 - R/3, R पे पावर 3 पे पावर है R/5। तो ये जो
2 और 3 पे जो पावर हैं भाई, अगर 2 पे पावर 1/2 होगा, 3 पे पावर 1/3 इस टाइप की अगर पावर रही, तब तो ये इरेशनल में चला जाएगा। तो इसलिए जो है, अगर हमको इसको रैशनलाइज करना है, इसको परिमेय बनाना है, तो 2 पे जो पावर है, 3 पे जो पावर है, उनको इंटीजर करना होगा। उनके इंटीजर होने के लिए 30 माइनस आर को 3 से एंड आर को 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो फॉर रैशनल टर्म, थर्टी माइनस आर is divisible by 3 and R is divisible by 5। 30 माइनस आर को 3 से, आर को 5 से पूर्णतया विभाजित होना पड़ेगा। 30 minus r is divisible by 3 and r is divisible by 5। क्योंकि हमको इन पे जो पावर है, x एंड y पे जो पावर है, वो इंटीजर बनाने होंगे। ये चाहे तो आप नोट में लिख लें, अगर x प्लस वाई टू द होल पावर n है, और इसका जनरल टर्म ये बन रहा है NCR x टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r, तो फॉर रैशनल टर्म मेक डिग्री ऑन x and y to be integer। x and y पे जो डिग्री हैं, उनको इंटीजर बनाना पड़ेगा। x and y पे जो डिग्री हैं, उनको इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस के अंतर्गत ये मैंने लिखा है। 30 minus r is divisible by 3 and r is divisible by 5। ये करना होगा बच्चों, क्योंकि जब यहां 2 और 3 पे इंटीजर डिग्री होंगी, तभी ये फुल्ली रैशनलाइज हो पाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोगों को और भी ध्यान रखनी है। हालांकि यहां पर जो 2 और 3 हमने ऑलरेडी प्राइम लिए हैं, लेकिन अगर ये ऑलरेडी प्राइम ना हो तो तुमको प्राइम पर ही डिग्री सेट करनी होगी। मतलब अगर 4 हो 6 हो तो पहले जैसे यहाँ 2 की जगह 4 हो, 3 की जगह 6 हो, तो पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लेने होंगे। जो डिग्री तुमको लानी है वो हमेशा प्राइम नंबर्स पे सेट करनी है, ठीक है ना। तो ये भी सेकंड पॉइंट ले लो, नोट नंबर सेकंड, एडजस्ट डिग्री ऑन प्राइम नंबर्स। हमको प्राइम नंबर्स पर ही डिग्री एडजस्ट करनी होगी, ठीक है ना। तो अगर
प्राइम नहीं है तो प्राइम बना करके फिर उन पे डिग्री जो है तुमको एडजस्ट करनी होगी। यहां पर खैर 2 और 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर हैं, लेकिन अगर ये बेस प्राइम ना हो तो इन बेस को पहले प्राइम बना लेना, मतलब प्राइम पे डिग्री एडजस्ट करना। 4 हो तो उसको 2 स्क्वायर लिख करके फिर नेट पावर सेट करना, इस तरह से, ठीक है। मतलब बेस को तुमको प्राइम बना लेना है, मोटा मोटा इतना समझो। तो खैर 30 माइनस आर इज डिविजिबल बाय 3 एंड आर इज डिविजिबल बाय 5। 2 और 3 पे ये जो नेट पावर हैं हमको इनको इंटीजर करना है, तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बच्चों बनाएंगे, ठीक है। अब वो टेबल कैसे बनता है इसको भी आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। ठीक, अब मैं टेबल आप लोगों को बनाना सिखाता हूं। टेबल कैसे बनेगा ध्यान से देखें। 30 माइनस आर 3 से और आर हमारा 5 से, तो देखो r अपॉन 5 इस पर हमारे लिए केस बनाना आसान है। इस पर हमारे लिए केस बनाना आसान है। अगर हम r अपॉन 5 को इंटीजर करना चाहते हैं तो 5 के मल्टीपल ले लें। r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 0, 5, 10, 15, 20, ऑल दे आर मल्टीपल ऑफ 5। और उस पर 30 माइनस आर, आर की उस वैल्यू पर 30 माइनस आर 3 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये तो खैर 0.5 डिविजिबल होगा ही। यहां जब r का वैल्यू 0 रखोगे तो 33 से डिविजिबल है, 10 आ जाएगा, तो ये भी आपका इंटीजर हो रहा है। तो r इक्वल टू 0 पर 30 माइनस आर 3 से डिविजिबल है, r 5 से डिविजिबल है ही, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो केसेस ही बना रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू मैंने 5 ले लिया बच्चों। 5 इसलिए ले चुकी हमको r अपॉन 5 को इंटीजर करना आसान है, उसमें हम जस्ट 5 के मल्टीपल लेते जाएंगे, r अपॉन 5 इंटीजर होता जाएगा। और r की उन वैल्यू पर इसको चेक करते जाते हैं, तो 25 3 से डिविजिबल नहीं है, ड्रॉप कर दीजिए। फिर r इक्वल टू 10 ले लीजिए। भाई ये तो देखो होना ही होना है, क्योंकि r उसके अकॉर्डिंग कैसी बना रहे हैं, लेकिन यहां पर 20 आ रहा है, 30 माइनस r का वैल्यू यहां रखना है, 23 से डिविजिबल नहीं है, ये भी कट कर दीजिए। फिर 15 पे आ जाओ। स्टार्टिंग की 2-3 वैल्यू ठीक से निकालनी होंगी। अब जब r का वैल्यू यहां 15 रखोगे, 30 माइनस 15, ये बच्चों डिविजिबल हो रहा है, ठीक। तो r इक्वल टू 15 सेलेक्ट हुआ। इसी तरह से 20 जब लोगे तो यहाँ पे 30 माइनस 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर r इक्वल टू 25 लोगे तब भी ये सेलेक्ट नहीं होगा। लास्ट में जब आप r इक्वल टू 30 लोगे तो ये सेलेक्ट होगा। अब क्या हम 30 के आगे भी जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमारा जो डिग्री है बायनोमियल का वो 30 है। r कैन नेवर बी ग्रेटर देन n। r का वैल्यू कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता है। तो n का वैल्यू अगर यहां पर 30 है तो r का वैल्यू 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है बच्चों। इसलिए अब यहां से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको अब आप यहीं पे स्टॉप कर दोगे टेबल को। तो फाइनली हमारी जो r की वैल्यू निकल के आई, पहला वैल्यू 0, सेकेंड वैल्यू 15 और नेक्स्ट वैल्यू 30। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मान लो n का वैल्यू थोड़ा और बड़ा होता तो क्या इस तरीके से टेबल क्या बनाते ही रहेंगे? मान लो r का वैल्यू 1000 हो तो कहां तक ये इस टेबल बनाएंगे? तो बच्चों इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी क्वेश्चन में
तीन टर्म ठीक ठीक निकाल लेने हैं, क्योंकि तीन टर्म को निकालने के बाद कोई ना कोई सीक्वेंस आपको पकड़ में मिल जाता है, कोई ना कोई सीरीज आपको पकड़ में मिल जाती है कि वो एपी होगी जीपी होगी, जनरली एपी ही चलता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो आर का पहला वैल्यू 0, 0 के बाद क्या आया 15, 15 के बाद 30। तो एक तरीके से आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पे 15 के मल्टीपल जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं। अब अगर आर का वैल्यू से और बड़ा होता इन केस, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारा आर का सिलेक्ट होता 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, 15 के गैप में वैल्यू सेलेक्ट होती। तो तीन टर्म आप ठीक ठीक निकाल लो, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस में अगर आपने तीन टर्म निकाल लिए तो फिर वो सीक्वेंस जो है वो फिर अच्छे से आपको पता चल जाता है और वही सीक्वेंस आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे टर्म आपको निकालने पड़े, तीन टर्म ठीक ठीक निकालो, उससे आपको सीरीज का आइडिया लग जाता है। जैसे यहां पर ये हमारी जो आर की तीन वैल्यू आई हैं 0, 15 और 30। ठीक है, अगर इसमें और टर्म पॉसिबल होते तो यही 15 का गैप आगे कंटिन्यू रहता। फिलहाल चूंकि यहां पर आर का वैल्यू 30 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हमारे पास यही तीन टर्म रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ रैशनल टर्म विल बी 3। नंबर ऑफ रैशनल टर्म इक्वल टू 3। जो हमारे नंबर ऑफ रैशनल टर्म होंगे वो 3 होंगे। कौन कौन से? T1, भाई R इक्वल टू G1, 0 पे फर्स्ट टर्म मिलेगा, क्योंकि R के रिस्पेक्ट में टर्म एक बढ़ करके मिलता है ना हमारा। फिर आपका आ जाएगा T16, ये R इक्वल टू 15 पे, और R इक्वल टू 30 पे आपका T31। ये तीन टर्म हमारे निकल करके आएंगे, T1, T16, T31। अब सपोज इसी क्वेश्चन में वो इरेशनल टर्म की बात कर देता, तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए, कि चाहे वो आपसे रैशनल पूछे या इरेशनल पूछे, निकालना तुमको रैशनल ही है। क्योंकि ये जो दो बेस हैं इन पे डिग्री एक साथ इंटीजर होना, ये कोई जनरल कंडीशन नहीं है। रैशनल टर्म जनरली कम होंगे, तो चाहे वो रैशनल पूछे या इरेशनल पूछे, तुमको निकालना पहले रैशनल ही है। फिर इरेशनल में आपको सिंपल क्या करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है उसमें से रैशनल टर्म को माइनस कर देना है। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपसे वो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ irrational terms will be equal to total number of terms, minus number of rational term। ये फंडा आपको अप्लाई कर देना है, माइनस नंबर ऑफ रैशनल टर्म। जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, ये फंडा आपको बच्चों अच्छे से याद रखना है। तो अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ही अगर आपसे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म पूछे गए होते, तो रैशनल टर्म तो आपने ये तीन निकाल लिए थे, ये तीन रैशनल टर्म आए थे बच्चों निकल करके हमारे। तो जो बाइनोमियल दिया था उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ बाइनोमियल 30 था, डिग्री ऑफ बाइनोमियल 30 था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 31। समझ गए ना? इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ इरेशनल टर्म हम आपसे पूछे जाते, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 31 हो जाते, और ये आपके रैशनल टर्म है 3, तो 31 माइनस 3 कितना आंसर आ जाता बच्चों? 28। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म आपके हो गए 3, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म आपके हो गए 28। ठीक है ना? तो रैशनल टर्म और इरेशनल टर्म कैसे फाइंड होंगे, ये अच्छे से तुम लोगों को इस एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार
कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपको जनरल टर्म लिखना है, जो भी पावर बन के आती हैं उन पर इंटीजर डिग्री जो है तुमको सेट करनी होंगी। जैसे एक सीट का ही छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को सॉल्व करा देता हूं, ठीक है, जिससे कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा क्वेश्चन है, यस, 2 टू दी पावर, जल्दी से कर लेते हैं, समय कम बचा है। 2 टू दी पावर 1/2 प्लस 3 टू दी पावर 1/5। मेरे साथ साथ सब लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, टू द होल पावर 10। तो सबसे पहले आपने क्या निकाल लेना है, जनरल टर्म 10 CR 2 टू दी पावर 1/2 टू द होल पावर 10 माइनस R इंटू 3 टू दी पावर 1/5 टू द होल पावर R। तो ये आपका निकल के आया 2 टू दी पावर 10 माइनस R/2 इंटू 3 टू दी पावर R/5। ठीक, अब फॉर रैशनल टर्म 10 माइनस R is divisible by 2 and R is divisible by 5। ठीक, तो एक टेबल बच्चों आप लोग बनाओगे 10 माइनस R2 से और R हमारा 5 से। अब देखिए आपकी टेबल का R/5, इस पे केस बनाना आसान है। तो सबसे पहले चूंकि 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, R=0 जब आप यहां रखोगे तो 10 जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये तो होना ही होना है। फिर R=5 पे आओगे, ये आपका सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब R=5 रखोगे तो 10 माइनस 5/2 वो नॉन इंटीजर आएगा। जब 10 लोगे तो बच्चों ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपके 2 रैशनल टर्म इसमें निकल करके आए, एक 0 निकल करके आया और एक 10 निकल करके आया। तो नंबर ऑफ, अगर रैशनल टर्म की बात की जाए तो वो हमारे इसमें बच्चों 2 है। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग नंबर ऑफ इररेशनल टर्म की बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ, चूंकि डिग्री ऑफ बाइनोमियल यहां 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे 11 माइनस 2 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको सीधा सीधा ध्यान ये रखना है कि जो ये बेस हैं, ये बेस हैं, इन पे जो डिग्री है इनको आपने इंटीजर कर लेना है। इनको क्या कर लेना है, इंटीजर कर लेना है। और वो R की वैल्यू इस तरह से टेबल बना करके, और ये जो सेकंड वाला टर्म होता है ये छोटा होता है। जैसे R/5 है तो 5 के मल्टीपल ले लिए, R/3 है तो 3 के मल्टीपल ले लिए, R/7 है तो 7 के मल्टीपल ले लिए, 0 से स्टार्ट किया। जैसे अगर यहाँ पे R/7 होता तो R=0, 7, 14, 21 ये सेलेक्ट कर लेते। नंबर ऑफ, अगर डिग्री ऑफ बाइनोमियल ज्यादा है तो आपको शुरुआत के 3 टर्म ठीक से निकाल लेने हैं, उसके बाद कोई ना कोई सीक्वेंस APGP का मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे के टर्म खुद ही लिखते चले जाओगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग n की हायर वैल्यूज पर भी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, क्योंकि अब आज का टाइम हम लोगों का यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। आज हम लोगों ने कई चीजें बच्चों सीखी हैं, और इन सब क्वेश्चंस की आपको असाइनमेंट में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, कांस्टेंट टर्म, मिडिल टर्म, रैशनल इररेशनल टर्म, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस जो है अब आप लोगों को कर लेनी है। अब इसमें 2 चीजें और बचती हैं, टर्म हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, और बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये सब चीजें हम लोग जो है कल की क्लास में अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।